नमस्कार। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो ब्रिक्स की चर्चा करना चाहते हैं हम। ब्रिक्स की वजह से भारत को क्या इसके फ़ायदे नुकसान हैं और भारत किस तरह से जियो पॉलिटिक्स को ब्रिक्स के माध्यम से प्रभावित करने की स्थिति में आज की तारीख में है। हमें पता है कि यूक्रेन और रूस की जो आपस में जो जो स्थिति है और जिसमें इस तरह से ये दोनों देश उलझे हुए हैं और उसको जिस तरह से बैकअप मिल रहा है पूरे वेस्टर्न कंट्री का लेड बाय यूएसए, तो उस परिस्थिति में ब्रिक्स की मीटिंग की महत्ता बढ़ गई है। वैसे भी ब्रिक्स की महत्ता तो पहले से भी थी। 2009 में जब इसकी स्थापना हुई और जब इस टर्मिनोलॉजी को श्रेय तो मिला जिम ओनील जो गोल्डमैन सैच के प्रेसिडेंट रहे। वैसे इस टर्मिनोलॉजी का क्वाइनेज जो हुआ था वो रूपा पुरुषोत्तम एक इंडियन रिसर्चर थी, उन्होंने ही किया था, लेकिन वो क्रेडिट गोल्डमैन सैच के प्रेसिडेंट को ही मूलतः मिला, ऐसा कहा जाता है। अब परंतु वो तो मैंने बैकग्राउंड में बताया। 2009 में इसकी स्थापना हुई, तब से लेकर के अब तक यह 15वां सेशन होने वाला है, समिट मीटिंग होने वाला है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये जो ब्रिक्स है इसके जो ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम देखना चाहें तो इस बात से समझ सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्री के एक तरह से पैरेलल ऐसा माना गया कि ये एक पैरेलल जो ग्लोबल इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी है, जो राइजिंग इमर्जिंग और राइजिंग बल्कि कह सकते हैं इकोनॉमी है, वो एक तरह से थ्रेट के रूप में वेस्टर्न इकोनॉमी को एक तरह से खड़ी हो रही हैं और वो उन्हें चैलेंज कर सकती हैं आने वाले समय में। और 2050 तक तो निश्चित तौर पर इनका प्रभाव इतना ज़्यादा होगा कि यही पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स को लीड करेंगे और वेस्टर्न जो डोमिनेंस है वो अपने एबिंग जो काफ़ी जो डिक्लाइन की अवस्था है उसके करीब करीब काफ़ी निचले पायदान पर तब तक पहुंच चुका होगा। इसमें इस बात की महत्ता को इस बात से समझा जा सकता है कि जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $17 ट्रिलियन से ऊपर की ओर जा रहा है चाइना की जो इकोनॉमी साइज है, वो सीधे सीधे यूएसए को चैलेंज कर रहा है और उसके पीछे पीछे भारत भी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 10वें स्थान से पिछले कुछ ही वर्षों के अंदर 10वें स्थान से लेकर के 5वें स्थान तक भारत का पहुंच पाना इकोनॉमिक साइज के मसले पर, ये अपने आप में चौंकाने वाला है दुनिया के लोगों के लिए और दुनिया के देशों के लिए। परंतु ये भारत यहीं रुकने वाला नहीं है, भारत यहाँ से भी आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जाती है कि अगले 4-5 साल के अंदर भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो निश्चित तौर पर बनेगा और उससे भी आगे की कतार में खड़े होने की पूरी संभावना भारत की बनी रहेगी। चूँकि उसके बाद तो दो ही बड़ी इकोनॉमी होगी, चाइना और यूएसए, तो फिर उन्हें चैलेंज करने में जो समय लगे, अगर भारत वहाँ भी कुछ अपनी बुद्धिमानी से और अगर चीज़ें यहाँ ठीक से बढ़ी तो कोई आश्चर्य हमें नहीं होना चाहिए कि बहुत जल्द भारत सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन पाएगा। अब टॉप इकोनॉमी की बात है, समय ऐसा भी आएगा कि जब हम टॉप इकोनॉमी होंगे। पर यहाँ जिस बात को मैं देखना और समझना चाहता हूँ और जिस पर मेरे अपने जो आकलन है वो ये कि भारत को इसमें जो एक प्राथमिकता, एक प्रिविलेज है, वो इसलिए है कि जो 5 जो बड़ी इकोनॉमी है, जो यहाँ जो इसके कोर मेंबर्स हैं, जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बाद में जुटा, परंतु जब तक वो था नहीं तो उसके पहले ये ब्रिक ही माना जाता था। बाद में जब वो इसमें आ जुटा तो ब्रिक्स के नाम से यह जाने लगा 2011 के बाद से। अब ऐसे में चाइना की तो इकोनॉमी पर पकड़ है, ये तो हमें पता था। रसिया वैसे तो जीडीपी के नज़रिए से अगर देखें तो काफ़ी नीचे है, परंतु उसके डिफेंस और स्पेस सेक्टर में जो उसकी पकड़ है और जितना वो आगे है उससे उसकी ताकत का पर किसी तरह का कोई प्रश्न कभी कोई लगा नहीं सकता है। तो उस वजह से उसका इम्पोर्टेंस तो है ही। और जहाँ तक इकोनॉमी साइज़ का सवाल है, वो भी करीब करीब अब $1.5 ट्रिलियन से ऊपर की ओर जा रहा है और मुझे लगता है कि वो $2 ट्रिलियन पर इसके बावजूद कि अभी यूक्रेन वार हो रहा है और यूक्रेन वार से उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, वो पहुंचने की स्थिति में है। क्योंकि वहाँ भी इंडिया की तरह जैसे इंडिया में हम लोगों ने मेक इन इंडिया
वो चला रखा है, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने चलाया हुआ है। अब रसिया भी इस लाइन पर आगे काम करने की स्थिति में बढ़ रहा है। और इसी मद्देनज़र जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ रसिया अपने ताल्लुकात को ज़्यादा इम्प्रूव करता जा रहा है। चाइना तो पहले से इसमें लगा हुआ है और भारत भी अब इसमें कूद पड़ा है। तो जहाँ तक ये 3 कंट्रीज़ हैं, इन ये तो काफ़ी प्रभावशाली हैं। ब्राज़ील भी तेज़ी से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है और साउथ अफ्रीका भी उम्मीद की जाती है कि वो भी इसी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे? दरअसल में ब्रिक्स को एक हम अगर कहें तो ये ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफ कोर्स इसमें रसिया भी है, लेकिन अगर रसिया को इसमें से छोड़ दें तो ग्लोबल साउथ को ये डोमिनेट करता है। ग्लोबल साउथ को डोमिनेट करने में ब्राज़ील भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी है। वैसे तो अब सीधे सीधे एशियन कंट्रीज़ से उसकी स्थिति बेहतर है, बहुत सारे एशियन कंट्रीज से जो पिछड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स हम उनकी बात नहीं करते हैं जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसकी भी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में ये जो 15th समिट होने वाला है उसके क्या फलाफल होने वाले हैं? पहली बात तो उसमें एक नया जो एक कैच आ गया है वो ये कि पुतिन साहब उसमें नहीं जाने वाले हैं। ये एक सरप्राइजिंग इवेंट के तौर पर उभरा है। हालांकि सरप्राइजिंग इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही थी कि आईसीसी के जो जजमेंट आए थे उसमें इंटरनेशनल कोर्ट जो उसमें जो कंट्री उसमें शामिल हैं और जो उसके सिग्नेटरी हैं वो मानने के लिए बाध्य हैं उसके जजमेंट को। और उसमें जो आईसीसी का जजमेंट रूस के खिलाफ आया, पुतिन साहब के खिलाफ आया है, तो उसमें यह माना जाता है कि उन्हें कहीं भी वो जाएंगे तो उन्हें उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि ये तो सिर्फ अब इसका तो मखौल उड़ाया जा सकता है कि पुतिन को कौन अरेस्ट कर पाएगा, लेकिन अगर कोई हिम्मत भी करता है इस कंटेक्स्ट में तो इससे चीज़ें कहीं ज़्यादा बिगड़ न जाएं। रसिया के इमेज पर इसकी पड़ने की संभावना है। तो संभवतः यह रीज़न रहा होगा कि पुतिन साहब इसमें आ नहीं रहे हैं। परंतु बाकी लोग अब क्या करेंगे? वो वहाँ ऑनलाइन मीटिंग होगी या लोग वहाँ फिज़िकली होंगे, पुतिन साहब ना भी होंगे तो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऑनलाइन मीटिंग यहाँ सबों के लिए नहीं होगी, बाकी लोग वहाँ ज़रूर होंगे। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट मुद्दा इस बार होना है वो ये है कि करेंसी। अभी अमेरिका के डॉलर जिस तरह से कई तरह के सैंक्शंस जो लगाए जाते रहे हैं हाल के दिनों में, और खास करके यूक्रेन वार के बाद तो और भी तेज़ी से अमेरिका के द्वारा और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा कई कंट्रीज़ पर जो सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी को ज़बरदस्त झटका लगा है। एक तो कोविड का झटका था, उसके बाद ये यूक्रेन और रसिया के वार का झटका लगा, और उससे भी बड़ा झटका इस बात से लगा कि सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे लगाए हैं। और सैंक्शंस लगाने की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रेड होता है वो मूलतः डॉलर के थ्रू होता है। अब डॉलर का जो ये पावर है वो अमेरिका को ऐसे भी लिवरेज देता है बाकी सभी कंट्री से। और ऐसे स्थिति में जो इधर के जो बड़े कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, चाइना, रसिया वगैरह, इवन साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स के जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, इन लोगों ने अल्टरनेटिव सोचने का प्रस्ताव आपस में विचार किया कि डॉलर को किस तरह से, डॉलर के प्रहार से, डॉलर का जिस तरह से ट्रेड पर इन्फ्लुएंस है और जो एक्सचेंज डॉलर के माध्यम से ही हर एक करेंसी का होता है, उसका कोई अल्टरनेटिव रास्ता होना चाहिए। तो इधर एक बात उठी कि ब्रिक्स का अपना करेंसी होना चाहिए। अब अपना करेंसी के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अपना करेंसी होने का मतलब है कि सारे ऐसे देशों में जो इसे मान्यता देंगे, और निश्चित तौर पर जो ये 5 कंट्री हैं वो तो देंगे ही देंगे, और बाद में भी अभी जिस तरह से लाइन लगा हुआ है ब्रिक्स के मेंबर बनने का, तो माना जा रहा है कि करीब कोई 40 कंट्री ऐसे हैं जो इसके मेंबर बनना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ में और उससे बाहर भी। और बल्कि 7-8 कंट्री का तो वहाँ एप्लीकेशन पड़ा है। सऊदी अरबिया उसमें है, इजिप्ट है, और भी कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं। तो ऐसे में ये तो एक बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी अगर करेंसी लागू कर दिया गया सभी देशों में। तो मुझे लगता है शायद यही वजह है कि अभी हाल फिलहाल
जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने बताया कि ये संभव नहीं है, एक कॉमन करेंसी तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ट्रेड के दूसरे दूसरे रास्ते, ऐसे जो ट्रांजैक्शन के रास्ते हैं वो अल्टरनेटिव रूट्स हम लोग ज़रूर अपना सकते हैं और उस पर हम लोग विचार करेंगे। उसमें समय लगेगा। ऐसे इस तरह के कुछ सॉरी फाइनेंशियल पोर्टल्स बनाए जाएंगे जिसके थ्रू सभी देशों को आपस में कम से कम व्यापार करने में, आपस में कम से कम 2 कंट्री तो बहुत आसानी के साथ व्यापार कर सकें। ये तो काम शुरू हो ही चुका है। भारत के ही अब करीब 10-11 कंट्री से ऊपर हो गए हैं जो रूबल, जैसे रसिया के साथ रूबल रुपये का ट्रेड चलना शुरू हो गया है। हालांकि उसमें कुछ अड़चनें इधर आई हैं, लेकिन और कई कंट्री के साथ भारत ने शुरू किए हैं और कंट्रीज़ ने भी एक दूसरे के साथ इस तरह के ट्रेड करने शुरू किए हैं जिससे कि डॉलर की मारक क्षमता को कम किया जा सके। इस पर एक विचार होना है। उसके अलावा विचार इस बात पर भी होना है, इस 15th जो समिट है उसमें जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वहाँ किस तरह से सभी देश एक दूसरे को, ये 5 देश कम से कम एक दूसरे को मदद कर सकें। उसमें अग्रणी तौर पर तो अभी जो इसमें शामिल हैं उसमें रसिया है, क्योंकि रसिया तो वैसे अमेरिका से पहले ही स्पेस सेक्टर में आ चुका है और आज भी उसका प्रभाव ज़बरदस्त है। लेकिन बाद में चाइना भी अब आ चुका है, मून पर लैंडिंग चाइना भी कर चुका है। स्पेस सेक्टर में सिर्फ मून ही नहीं, बाकी जगहों पर भी जैसे ये कंट्रीज़ आगे बढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया तो वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। अभी गगनयान भारत की ओर से आने वाला है। अभी मून पर लैंडिंग भारत का 3rd अटेम्प्ट हो रहा है जिस पर सॉफ्ट लैंडिंग मून पर किया जा सके। उसमें पूरी संभावना है कि भारत इस बार सफल होने वाला है। तो इस मद्देनज़र भी जो ब्रिक्स कंट्री है, रसिया ने इस बात को उठाया है कि वहाँ इस बात पर भी हम लोग आपस में सहयोग का मुद्दा उठाएंगे, की बात उठाएंगे। क्लाइमेट चेंज की बात है, उस पर बातें होंगी। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो होने होंगे उसमें यूक्रेन ही मसला एकदम बेसिक फोकस नहीं होगा, भारत इस बात पर जोर देगा। लेकिन अब देखते हैं बाकी क्या कंट्रीज़ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मसला बनेगा, लेकिन चूंकि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज उस तरह से नहीं हैं तो ये संभव है कि ब्रिक्स के इस समिट मीटिंग में यूक्रेन का मुद्दा उतने महत्वपूर्ण ढंग से ना उठाया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और ऐसे में भारत का जो क्लाउट है आज की तारीख में जिस तरह से बढ़ा है, ब्रिक्स में भी ये क्लाउड उसका दिखेगा। लेकिन अब समस्या ये है कि चाइना वहाँ कई ऐसे देशों को शामिल करना चाहता है जिसे भारत कभी देखना नहीं चाहेगा। अब इसको लेकर के कुछ जिच हो सकते हैं, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। भारत इस पर अपना रुख बिल्कुल कड़ा, अभी तक तो भारत का रुख काफ़ी कड़ा है। आगे देखते हैं किस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 15th ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, समिट मीटिंग जो होने वाला है 22 से 24 अगस्त को जोहानिसबर्ग में, ये इसके दूरगामी प्रभाव ग्लोबल पॉलिटिक्स पर, जियो पॉलिटिक्स पर पड़ेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको मेरी ये बातें ठीक लगती हैं, अगर मेरे आकलन सही लगते हैं तो कृपया ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और संभव हो तो शेयर भी करें। थैंक यू।